इस कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है पृथ्वी पर एक अजीब तरह का रेडिएशन फैल चुका है जिससे हवा पानी खाना सब खत्म हो चुका है। अब कुछ लोग ही मौजूद होते हैं और उनकी भी हालत बद से बदतर होती है। इस बीच हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रखा था ताकि रेडिएशन उस तक ना पहुँचे। थोड़ा खाना बटोल कर वो अपने घर की ओर निकल पड़ती है, पर हैरानी की बात ये थी जिस जगह पर एना रहती थी वहाँ रेडिएशन का नामो निशान नहीं होता। एमा अपनी सूट को निकालती है, यहाँ वो आजाद थी। पहले एमा अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी पर एक एक करके वो यहाँ से जाने लगे। खैर एमा अपने आप को साफ करती है। उसके पास एक डॉग भी मौजूद था और अगली सुबह एमा उसके साथ शिकार पर जाती है। उसने कई सारे ट्रैप्स को लगाया होता है जानवरों को पकड़ने के लिए। इस बीच उसका डॉग किसी चीज की आवाज को सुनकर उसके पीछे चल पड़ता है। एमा भी भागती हुई वहाँ जब पहुँचती है तो वो एक आदमी को देखती है। उसने एक अजीब सा सूट पहना हुआ था और उसके पास एक गाड़ी भी थी। एक डिवाइस से जॉन को पता चलता है यहाँ रेडिएशन फैली नहीं है। हाँ, इसका नाम जॉन होता है। वो खुशी के मारे फौरन तालाब में जाता है और झट से वहाँ डुबकी लगा लेता है। एमा उसका पीछा करते हुए वहाँ आ चुकी थी। वो घबराते हुए कहती है तुम्हें फौरन पानी से बाहर आना चाहिए। एमा के हाथों में बंदूक देखकर जॉन डर जाता है। वो भी अपनी पिस्टल निकाल कर दाएं बाएं फायर करता है। एमा अपनी सफाई में कहती है देखो ये झरने का पानी शहर से आ रहा है और इसमें भी 100% रेडिएशन मौजूद है। ये सुनकर जॉन एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुकता। एक दवाई उसके पास मौजूद थी इंजेक्शन के तौर पर वो इतना ज्यादा पैनिक कर रहा होता है कि उससे इंजेक्शन भी पकड़ा नहीं जा रहा था। तो एमा उसकी मदद करती है इंजेक्शन को लगाकर। फिर वो जॉन को अपने घर ले जाती है, उसे अच्छे से नहलाती है ताकि रेडिएशन उसकी बॉडी से छूट जाए। पर रात होते होते जॉन की हालत खराब होने लगती है। रेडिएशन अपना असर दिखाने लगा था। एना उसका ध्यान रखने लगती है। वो उसे अपने परिवार का हिस्सा समझ रही थी और कुछ ही दिनों में एना की देखरेख से जॉन ठीक होने लगता है। एक शाम दोनों बैठकर अपनी दुखद भरी कहानी बता रहे होते हैं, कैसे उन्होंने अपने परिवार को खोया था। एमा उसे अपने परिवार की तस्वीरें दिखाती है, अपने बड़े भाई के बारे में बताती है कि वो एक दिन खाने की तलाश में यहाँ से निकला था पर वो यहाँ कभी लौट के नहीं आया। वो मरा या जिंदा वो तो नहीं पता। उसके डैड भी रेडिएशन से मारे गए। ये दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देते हैं। अगली सुबह एमा खेत पर काम कर रही होती है। उसे ढूंढते हुए जॉन वहाँ पर आता है। एमा के पास एक ट्रैक्टर भी था पर पेट्रोल ना होने के कारण वो कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। ये जानते हुए जॉन उसे बताता है एक पेट्रोल पंप पास ही में मौजूद है, शायद वहाँ तुम्हें पेट्रोल मिल पाए। एमा कहती है पर वहाँ कोई इंसान नहीं है जो मुझे पेट्रोल देगा। जॉन कहता है तो तुम खुद वहाँ जाकर पेट्रोल निकाल लो, इसमें क्या गलत है। एमा को उसकी बात ठीक लगती है। वो जल्दी वहाँ जाती है, पेट्रोल को एक डिब्बे में स्टोर करने लगती है। इस बात का शुक्रिया वो रात के समय करती है जब वो उसके साथ खाना खा रही होती है। जॉन अपने बीते कल का यहाँ जिक्र करता है। वो कई महीनों से एक गुफा में रह रहा था। अंधकार और अकेलेपन से वो बेचैन होने लगा। फिर उसने ठान लिया वो इस जगह को छोड़कर चला जाएगा। अपने दिमाग का यूज करके वो एक जुगाड़ू कार और एक सूट बनाता है। सफर के दौरान वो यहाँ आ गया। फिर एना से उसकी मुलाकात हुई। ऐसी दिन बीतते जाते हैं। इन दोनों का रिश्ता प्यार की तरफ आ रहा था। अब अचानक ही घर का जनरेटर बंद पड़ चुका था जिससे बिजली जनरेट हो रही थी। एना के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वो जॉन से मदद मांगती है पर जॉन भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा था। घूमते हुए दोनों उसी झरने के पास आते हैं। वहाँ जॉन को एक कमाल का आइडिया आता है। एना को अपने आइडिया के बारे में बताते हुए वो कहता है हमें एक बड़ा सा व्हील बनाना चाहिए जिसके लिए काफी लकड़ियाँ लगेंगी। दरअसल व्हील जब पानी के दबाव से घूमेगा तो बिजली जनरेट होएगी। एना इसके लिए मान जाती है पर ये इतना भी आसान नहीं था। पासी पर बना एक चर्च होता है। जॉन इसी चर्च को तोड़ने का कहता है क्योंकि ये पूरा चर्च लकड़ियों से बना होता है, पर एना इस पर मना करती है। जब वो पूरी तरह अकेली थी तो ये चर्च उसे हौसला देता था। उसके फादर भी यहाँ पूजा करने आया करते थे और एना भगवान को काफी मानती है। जॉन उसकी बातों को समझकर इस आइडिया पर काम नहीं करता और उसी पुराने जनरेटर को ठीक करने का कहता है। शाम के समय जॉन खाने पीने का सामान लेने बाहर गया होता है जहाँ वो कुछ शराब की बोतलों को अपने साथ ले आता है। रात के समय दोनों शराब का लुत्फ उठाते हैं पर एना नशे की हालत में जॉन के करीब जाने लगती है। वो जॉन से कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जॉन उसे समझाता है इस वक्त हमें एक दूसरे के करीब नहीं जाना चाहिए वरना हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, बल्कि हमें अपने सर्वाइवल पर ध्यान देना चाहिए। एना उसकी बातों को समझती है। अगली सुबह एना अपने डॉग के साथ वॉक पर आई होती है पर उसका डॉग किसी और ही दिशा पर भागने लगता है और एक लड़के के पास आकर रुकता है। इसका नाम कैलिब होता है। वो एना को देखकर उससे थोड़ा पानी मांगता है पर एना के पास यहाँ पानी नहीं था। वो कैलिब को लेकर अपने घर आती है। जॉन उसे देखता है तो अपनी शॉटगन को उस पर तान देता है। वो कहती है ये सिर्फ यहाँ पानी की तलाश में आया है। तब जाकर जॉन उसे पानी पिलाता है। कैलिब अपने बारे में बताने लगता है। वो एक गुफा में अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था कई दिनों से पर रेडिएशन वहाँ भी आ पहुंचा। मेरे सारे साथी मारे गए पर मैं जैसे तैसे बच निकला और यहाँ आ पहुंचा। फिलहाल
फिलहाल मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ। जॉन मान जाता है, पर वो कैलिब से साफ कहता है तुम घर के बाहर ही रहोगे, पर एना ऐसा होने नहीं देती। वो कैलिब को घर के अंदर बुलाती है, फिर तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कैलिब जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो बताता है सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जो उसका खाना चुराने की फिराक में था, पर मैंने उसे पकड़ लिया था। उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, मैं भी क्या ही कर लेता, मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गया। फिर एना कैलिब को उसका कमरा दिखाती है। ये देखकर जॉन को अच्छा नहीं लगता। वो एना से कहता है तुम उस लड़के के इतना करीब मत चिपको, तुम नहीं जानती उसकी इंटेंशन क्या है, हमारे लिए वो खतरा है। एना कहती है तुम शक कर रहे हो, तुमने तो उस लड़के के बारे में भी मुझे बताना सही नहीं समझा। तुम उससे मिले थे, वो लड़का मर रहा था रेडिएशन के कारण। जॉन कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम शायद इसे बर्दाश्त कर पाती। एना कहती है मेरे पिता मारे गए, मेरा भाई घर लौट कर कभी नहीं आया। इन हालातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है, पर मेरे अंदर बहुत शक्ति है। आखिर में जॉन उसे सच बताता है। जो लड़का बाहर मुझे मिला था वो खुद मुझसे कहता है मुझे मार दो। उसके दर्द को कम करने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा, और वो तुम्हारा भाई था। इसका अंदाजा मुझे पता चला था जब तुमने अपने भाई की तस्वीर मुझे दिखाई थी। मुझे माफ कर देना। एना ये सब जानकर भी खुद को संभालती है। जॉन की मजबूरी को समझकर वो उसे माफ करती है। शायद वो भी उसकी जगह होती तो यही करती। अगले दिन जॉन और कैलिब शिकार पर जाते हैं। वो दोनों जल्द ही एक पक्षी को मार गिराते हैं। रात के समय उसी पक्षी के मीट का ये लुत्फ उठाते हैं। जॉन एना से फिर पूछता है हमें उस विल के आइडिया पर काम करना चाहिए। एना इस बार मान जाती है, पर कैलिब राजी नहीं था। उसने बताया भगवान की पूजा करने की वही जगह बची है, उसे तोड़कर कुछ नहीं बचेगा। पर इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन ही उसी चर्च को तोड़ने का काम ये तीनों शुरू कर देते हैं। काम के दौरान एना और कैलिब की काफी बनती है। दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर पा रहे थे, पर जॉन इससे खुश नहीं था। वो तो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। रात के समय वो अपनी भड़ास निकालता है। वो एना से कहता है तुम जिस मर्जी के साथ रहना चाहती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर एना को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मेरे और कैलिब के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं। कई दिन बीत जाते हैं। ये आधे विल को कंप्लीट कर चुके थे। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये रात में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जहाँ वो काफी मस्ती करते हैं। फिर ये तीनों एक लेक के पास जाते हैं। कैलिब एक खाली बोतल भी अपने साथ लाया था। वो कहता है जो भी इस खाली बोतल को पानी के नीचे से ढूंढ कर लाएगा वो इस गेम का विजेता होगा। उसके बोतल फेंकते ही जॉन उसे ढूंढने जाता है, पर जल्दी वो वापस आ जाता है। फिर एना जाती है। उसे बोतल तो मिल गई थी, पर हाथ से फिसल कर बोतल छूट गई थी। कैलिब यकीन नहीं करता। वो भी एना के साथ उसके पीछे जाता है। जॉन यहाँ अकेला पड़ चुका था। इन दोनों को जब भी वो एक साथ देखता उसके गुस्से का पारा टूट पड़ता। जब एना पानी से बाहर आती है तो जॉन उसे रोकते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ से दोनों घर जाते हैं। जॉन के मुताबिक आज वो एना को अपना बना लेगा। एना तो तैयार थी उसके साथ फिजिकल होने के लिए, पर जॉन नशे में था। वो जल्दी सो जाता है कुछ करे बिना। एना उसे उठाने लगती है, पर वो हार मानकर बाहर चली जाती है। उस रात कैलिब और एना फिजिकली क्लोज आ चुके थे। अगली सुबह एना और जॉन ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बैठे होते हैं। तभी कैलिब वहाँ पर आता है। वो एना को जिस तरह छू रहा होता है उससे बात कर रहा होता है। जॉन को शक हो जाता है इन दोनों के बीच फिजिकली कुछ हुआ है, वरना आज से पहले कैलिब और एना का ऐसा व्यवहार उसने देखा नहीं था। कैलिब और जॉन विल का काम खत्म करके वापसी आ रहे होते हैं, तो जॉन उससे कहता है तुम्हारे आने से एना और जो मेरे रिश्ते में दूरियां थी, नफरत था, गुस्सा था, वो गायब हो चुका है। अब तुम जा सकते हो। पर कैलिब उससे कहता है तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं आया तो था तुम्हारी मर्जी से, पर जाऊंगा अपनी मर्जी से। तुम तो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ कभी आऊँ। पर जॉन उसकी बात पर जवाब नहीं देता। वो दिन भी आ चुका था जब विल पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था, पर कुछ सेटिंग अभी भी उसमें करनी बाकी थी जिससे बिजली जनरेट हो पाए। कैलिब जॉन के सूट को पहनकर नीचे जाता है विल ठीक करने के लिए। जब उसका काम खत्म होता है तो जॉन उसे ऊपर खींचने लगता है, पर सूट काफी भारी था। ऊपर से वो जगह फिसलन वाली थी। एक बार तो वो नीचे गिरते गिरते बचता है, पर अचानक ही उसका पैर दोबारा से फिसलता है। जॉन उसे ऊपर की तरफ तो खींच रहा था। कैलिब जॉन की तरफ देखता है। जॉन की आंखों में नफरत, गुस्सा, जलन भरी हुई थी। कैलिब समझ चुका था उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जॉन एना के पास अकेला आता है। एना उससे माफी मांगती है। ये सब उससे नशे में हो गया था। कैलिब के लिए उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है। जॉन
कहता है छोड़ो इस बात को, कैलिब तो अकेला ही हमें छोड़कर चला गया मेरे सूट को लेकर। जाते हुए उसने कहा था मैं बाकी सर्वाइवल्स को बचाने जा रहा हूँ। एना को उस पर भरोसा नहीं होता। वो दौड़ते हुए कैलिब को देखने जाती है पर वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। उसे अंदाजा हो चुका था जॉन ने उसे मार दिया। कई दिन बीत जाते हैं। इनके घर पर बिजली भी आने लगी थी उस विल की मदद से, पर एना पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन वो चर्च के पियानो को देखती है। जॉन ने इसे लाकर यहाँ रखा होता है। एना उस पे धुन बजाने लगती है जो काफी सैड होती है। तभी जॉन वहाँ पर आता है। वो एक कोने पर बैठ जाता है। उसकी आंखें सच बोल रही थी जो एना देख चुकी थी। जॉन समझ चुका था वो एना के प्यार के काबिल नहीं है। एना के दिल में उसके लिए जो नफरत बस चुकी है वो चाहकर भी निकल नहीं सकती। यहाँ पर इस खूबसूरत कहानी का एंड होता है।